नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी रोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबर के परी। इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर फोन किया। साथ ही पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध के बीच ट्विटर पर सार्वजनिक स्वीकृति के साथ चीन को एक कड़ा संदेश भेजा है। अब विदेश नीति और सुरक्षा विशेषज्ञ ने बताया है कि सरकार ने बुधवार को बीजिंग को एक और संदेश भेजा है और कहा है कि किरेन रिजिजू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। ने अतीत में चीन के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा बैठक में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल में रिजिजू की उपस्थिति पर आपत्ति जताई है। अक्टूबर 2018 में जब भारत और चीन ने आंतरिक सुरक्षा पर बातचीत की तो चीन ने कथित तौर पर उनकी भागीदारी पर आक्षेप करने के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व किया और इस गलत कदम को सुधारने के लिए कहा। अतीत में चीन ने भारतीय कैबिनेट मंत्रियों, दलाई लामा और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और राजनयिकों के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर भी यह दावा करते हुए आपत्ति जताई है कि यह क्षेत्र विवादित है। 1997 में जब अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोंगोन अपांग ने एक सम्मेलन के लिए चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग जाने के लिए वीजा के लिए आवेदन किया था, तो नई दिल्ली में चीनी दूतावास ने उनसे कहा कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे एक चीनी नागरिक हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि चीन ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिण तिब्बत क्षेत्र है। सैटेलाइट छवियों से पता चलता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी में एक गांव का निर्माण कर रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे उसने 1959 से नियंत्रित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की दिलचस्पी तवांग को नियंत्रण करने की इसकी इच्छा से आती है, तो तिब्बत के बाहर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चीन को डर है कि दलाई लामा को उनका उत्तराधिकारी तवांग में मिल सकता है, जो छठे दलाई लामा का जन्म स्थान था और तिब्बत के बाहर तिब्बती बौद्ध धर्म से सबसे बड़े मठों में से एक को भी होस्ट करता है। अतीत में चीन ने भारत के अक्साई चीन पर अपना दावा छोड़ने के बदले अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश किया था, लेकिन हाल ही में बीजिंग ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है और जोर देकर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है। क्वाड को चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में भी जाना जाता है। वही क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक रणनीतिक संवाद है, जिसके दौरान दोनों पक्ष आर्थिक और सैन्य सहयोग पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि इसकी पहली झलक 2007 में मिली थी, लेकिन हाल में पुनरुत्थान को बड़े पैमाने पर भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कैंपेबल ने एशिया सोसाइटी समूह द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि आप इस साल के अंत में हमारा सहयोग देखेंगे, जब राष्ट्रपति वॉशिंगटन में क्वाड नेताओं की मेजबानी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन को वैक्सीन कूटनीति और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे पर निर्णायक प्रतिबंधों को लाना चाहिए। नई दिल्ली और वॉशिंगटन में स्थित राजनयिकों के अनुसार क्वाड के विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा समूहों की वास्तुकला को तैयार करने के लिए सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नाटो का आदान प्रदान करेंगे, जबकि चीन क्वाड सुरक्षा वार्ता को बीजिंग के खिलाफ तैयार किया गया नया नाटो कहता है। वही क्वाड पार्टनर इसे एक ऐसे समूह के रूप में देखते हैं जहां लोकतांत्रिक देश एक साथ मिल सकते हैं और लचीला आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य वास्तुकला, आपदा प्रबंधन और शिपिंग लेन से निपटने के लिए सुरक्षा का निर्माण कर सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में जो शुरू हुआ, वो अब वैक्सीन की आपूर्ति, मानव आपदा राहत, आतंकवाद का मुकाबला, रक्षा और व्यापार सहयोग में दुनिया की मदद करने के लिए एक लोकतांत्रिक उपकरण बन गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन सुरक्षा समूहों के साथ साथ फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में आसानियत देशों की भूमिका पर भी चर्चा करेगा।
जो इंडो पैसिफिक पर क्वाड के साथ सहयोग चाहते हैं। शिखर सम्मेलन के नेता अफगानिस्तान में विकास पर चर्चा करेंगे, जो पूरे देश में कट्टरपंथी तालिबान से चल रहे खतरे का सामना कर रहा है। तालिबान अफगानिस्तान में एक अमीरात स्थापित करना चाहता है, जहां शरिया कानून लागू होगा। पहली बार श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी को चिन्हित करने और बीजिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 35वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2 सोने के और 1 चांदी के स्मारक सिक्के ढाले हैं। पिछली बार श्रीलंका द्वारा 1998 में ब्रिटेन से देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सोने का सिक्का जारी किया गया था। ये पहली बार है जब श्रीलंका ने किसी विदेशी देश के किसी राजनीतिक दल को सम्मानित करने के लिए सिक्के जारी किए हैं। बैंक ने कहा कि सरकार के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और आपसी विश्वास की प्रशंसा के रूप में सिक्के जारी किए गए हैं। स्मारक सिक्के 1000 रुपये मूल्य वर्ग के हैं। 2012 में सेंट्रल बैंक ने जापान के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए निकल चढ़ाया हुआ चांदी का सिक्का जारी किया था।